हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से करंट अफेयर सेक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह म्यांमार राजनीतिक संकट एवं भारत म्यांमार संबंध से संबंधित है। चूँकि आप लोग अगर न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि फरवरी 2021 में म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार को बेदखल कर सैन्य रूप से वहां तख्ता पलट कर दिया गया। तो इसके कारण म्यांमार में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गई है और ऐसी संकट की स्थिति में भारत का उस देश के साथ क्या संबंध होंगे या क्या संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तृत विश्लेषणात्मक चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। आज का जो हमारे वीडियो का मुख्य टॉपिक होगा कि आखिर म्यांमार में राजनीतिक संकट क्यों उत्पन्न हो गई, म्यांमार की राजनीतिक स्थिति वर्तमान समय में चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है। इसके बाद चर्चा की जाएगी कि आखिर म्यांमार की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, म्यांमार की जनसांख्यिकीय स्थिति क्या है, म्यांमार में किस जनसंख्या के अधिक लोग रहते हैं, म्यांमार में जो राजनीतिक संकट उत्पन्न हुई उसकी वैश्विक प्रतिक्रिया क्या देखने को मिली, यूएस के द्वारा वहां क्या क्रिटिसिज्म किया गया, चाइना और रशिया के द्वारा वहां क्या इनिशिएटिव उठाया गया है राजनीतिक संकट को लेकर, और साथ ही साथ भारत म्यांमार के साथ नई सैन्य तख्ता पलट करने वाले सत्ता के साथ संबंध बनाने को लेकर किस प्रकार से द्वंद्व की स्थिति में पड़ा हुआ है। इन समस्त मुद्दों पर आज विश्लेषणात्मक और विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर म्यांमार का राजनीतिक संकट वर्तमान समय में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। यानी कि सबसे पहला टॉपिक आज का होगा कि आखिर म्यांमार का राजनीतिक संकट चर्चा में क्यों है। हाल ही में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना ने सत्ता हासिल कर ली। साथ ही म्यांमार में 1 वर्ष की अवधि के लिए आपातकाल को लागू किया तथा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की को हिरासत में लिया गया। अब प्रश्न है कि आखिर ये तख्ता पलट क्या होता है। तख्ता पलट जो है वह अगर इसको परिभाषित किया जाए तो हिंसक एवं अवैध रूप से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की शक्तियों को हथियाना तख्ता पलट कहलाता है। और चूंकि म्यांमार में सैनिक शासन के द्वारा, सैनिक सत्ता के द्वारा वहां जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार थी आंग सान सू की सरकार, उसे तख्ता पलट कर दिया गया। इसीलिए म्यांमार की अभी वर्तमान स्थिति को सैन्य तख्ता पलट के रूप में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहली बार म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट की घटनाएं सामने आई है। इसके पूर्व 1962 में, इसके बाद 1988 में हमें वहां पर सैन्य तख्ता पलट की घटनाएं सामने देखने को मिली थी। यानी कि वर्तमान समय का जो सैन्य तख्ता पलट है, जो वर्ष 2021 का सैन्य तख्ता पलट है, फरवरी 2021 का, वह म्यांमार का तीसरा सैन्य तख्ता पलट है जो 1962 एवं 1988 के पश्चात फरवरी 2021 में किया गया है, वहां की सैनिक सत्ता के द्वारा लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ। तो चर्चा में रहने का यही सबसे बड़ा कारण है कि सैनिक सत्ता के द्वारा म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया गया और वहां की जो निर्वाचित नेता थी आंग सान सू की, उसे हिरासत में ले लिया गया। साथ ही साथ 1 वर्ष की अवधि के लिए वहां पर आपातकाल को लागू कर दिया गया है। तो इसीलिए अभी वर्तमान समय में म्यांमार की राजनीतिक स्थिति जो है वह चर्चा का कारण बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले आखिर देखते हैं कि आखिर म्यांमार की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, वैश्विक मानचित्र में म्यांमार कहां पर स्थित है, और साथ ही साथ भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है, मैप दिखाया गया है, उसे आप देख सकते हैं। यह देखिए हमारा भारत स्थित है। यहाँ पर जानते हैं आप लोग कि बांग्लादेश है। यहाँ पर जो हमारा बॉर्डर यहाँ पर लग रहा है नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के साथ, और उसका जो बॉर्डर हमारा टच करता है नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के साथ, और वह देश है हमारा म्यांमार। म्यांमार के साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के 4 ऐसे राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, वहाँ पर 4 राज्य हैं जिसका म्यांमार के साथ हमारा सीमा साझा होता है। तो आप देखिए म्यांमार वर्ल्ड मैप में यहाँ पर स्थित है। म्यांमार के साथ अगर किन किन देशों की सीमाएं लग रही है तो उनमें यहाँ पर आप चाइना मैप से समझ सकते हैं। चाइना है यहाँ पर, यह लाओस के साथ यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है। इधर हमारे इंडिया के साथ सीमा साझा कर रहा है। इंडिया के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, और यहाँ पर थाईलैंड के साथ सीमा साझा कर रहा है। यानी कि अगर म्यांमार की भौगोलिक अवस्थिति को देखा जाए तो भारत, चाइना, लाओस,
थाईलैंड और बांग्लादेश, इन 5 देशों के साथ म्यांमार अपनी सीमा को साझा करता है। अब प्रश्न है कि आखिर भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य यहाँ पर जो अवस्थित हैं उनके साथ म्यांमार की सीमा साझा होती है। तो भारत के कुल मिलाकर 4 राज्य हैं जिनके साथ म्यांमार की सीमा साझा होती है, जिनमें मिजोरम, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड। तो ये 4 राज्य हैं जिनका भारत के साथ म्यांमार का सीमा साझा होता है। साथ ही साथ म्यांमार के साथ कुल मिलाकर 5 कंट्रीज की सीमा साझा होती है। तो यह है म्यांमार की यहाँ पर भौगोलिक अवस्थिति। अब भौगोलिक अवस्थिति आप लोगों ने देख लिया। अब भौगोलिक अवस्थिति के बाद समझते हैं वहाँ की म्यांमार की आंतरिक स्थिति किस प्रकार की है। तो वहाँ की अगर जनसंख्या की चर्चा की जाए तो म्यांमार की कुल आबादी लगभग 54 मिलियन वहाँ की कुल आबादी है। इन आबादी में से अधिकांश जो लोग हैं वे बर्मी भाषा बोलने वाले हैं। ठीक है, और अगर धर्म की चर्चा की जाए तो यहाँ पर जो यहाँ का मुख्य धर्म जो है या फिर अधिक जनसंख्या कहा जा सकता है वह बौद्ध धर्म वालों की है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म वहाँ पर ही रहते हैं, बहुसंख्यक आबादी बौद्धों की अवश्य है, लेकिन इसके साथ ही साथ कई जातीय समूह भी रहते हैं। इनमें से एक प्रमुख जातीय समूह जो है वह है रोहिंग्या समुदाय। आप लोग रोहिंग्या समुदाय का नाम आपने अवश्य सुना होगा। विगत कुछ वर्षों से शरणार्थी समस्या के रूप में जो भारत में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली है वह रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या है। तो वहाँ पर म्यांमार में एक जातीय समूह है रोहिंग्या मुसलमान। तो इस प्रकार से म्यांमार की भौगोलिक अवस्थिति हो गई, जनसांख्यिकीय स्थिति हो गई, वहाँ पर किस धर्म की बहुलता है इसके बारे में आपने देख लिया। अब प्रश्न है कि आखिर म्यांमार की राजनीतिक स्थिति स्वतंत्रता के बाद से किस प्रकार की रही है, यानी कि म्यांमार की शासन व्यवस्था को हम लोग यहाँ पर संक्षेप में देखेंगे। तो सबसे पहले जो जानकारी के लिए इम्पोर्टेंट है वह है कि म्यांमार को जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी वह 1948 ईस्वी में म्यांमार स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता मिली थी इसे ब्रिटेन से। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई 1947 में ब्रिटेन से और म्यांमार को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई 1948 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद से लेकर 2011 ईस्वी तक म्यांमार में सैन्य शासन बना रहा। हमने बताया कि 1962 ईस्वी में, इसके बाद 1988 ईस्वी में वहां पर सैन्य तख्तापलट की घटनाएं देखने को मिली है और लगातार वर्ष 2011 ईस्वी तक वहां पर सैन्य शासन विद्यमान रहा है। लेकिन इसी दौरान वर्ष 2008 ईस्वी में वहां पर जो सैन्य सत्ता कायम थी उनके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। लेकिन इस संविधान के निर्माण करने में यह एक सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसीलिए संभवतः म्यांमार की जो संसद है वहां पर सेना के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इसका मतलब हो गया कि म्यांमार में जो सरकारें गठित होगी वहां पर मंत्री जैसे पद जिनमें 25% सीटें जो है वह सेना वर्ग के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, तो 2008 ईस्वी में संविधान निर्माण का कार्य वहां पर संपन्न होता है। इसके बाद वहां की सेना ने लोकतांत्रिक रूप से वहां पर सरकार गठन की हरी झंडी दिखा देती है और तत्पश्चात क्या होता है कि जो पहले सैन्य सत्ता होती थी वहां पर सेनाओं के हाथ में शासन व्यवस्था का संचालन होता था, वह अब धीरे धीरे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों के माध्यम से सत्ता हस्तांतरित होने लगी। वर्ष 2015 का समय होता है जब म्यांमार में वहां पर लोकतांत्रिक रूप से पहली बार बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर चुनाव कराए जाते हैं। सभी विपक्षी दलों के द्वारा उसमें भागीदारी की जाती है और परिणाम यह होता है कि आंग सांग सू की जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसका पूरा नाम जरूरी आपको लिखना वहां जरूरी है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इसके लीडर कौन है? आंग सान सू की, ये वहाँ के लीडर हैं। तो वर्ष 2015 का जो चुनाव होता है आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वहाँ पर विजयी हासिल करती है, वह सत्ता संभालती है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के हाथ में सत्ता का संचालन होता है। आगे क्या है, लोकतांत्रिक रूप से सरकार चलती रहती है। वर्ष 2020 ईस्वी में पुनः वहाँ पर चुनाव कराए जाते हैं और इस चुनाव में भी NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आंग सान सू की जो पार्टी है उसे वहां पर बहुमत प्राप्त होती है। लेकिन वहां पर जो संसदीय चुनाव हुए
उस दौरान सेना के द्वारा यह कहकर इस चुनाव को खारिज कर दिया गया कि संसदीय चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई है। और परिणाम क्या हुआ कि सेना के द्वारा यह आरोप लगाया गया और इसके साथ ही साथ वहां पर सेना के द्वारा 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई। तो आप देखिए कि किस प्रकार से म्यांमार जो है वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अधिकांश समय सैन्य सत्ता के हाथों वहां पर राजनीतिक स्थिति वहां की गुजरी है। 1948 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर वर्ष 2011 तक किस प्रकार से वहां सैन्य शासन विद्यमान रहा है। इसके बाद 2008 में निसंदेह वहां पर संविधान निर्माण का कार्य संपन्न हुआ, लेकिन इस संविधान निर्माण के कार्य में भी सेना के सदस्यों के लिए 25% सीटें आरक्षित कर दी गई। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहां पर लोकतांत्रिक स्वरूप वहां पर गठित होने को ही था, लेकिन पुनः 2020 ईस्वी के संसदीय चुनाव को में धांधली का आरोप लगाकर, धोखाधड़ी का आरोप लगाकर म्यांमार की सेना के द्वारा वहां के संसदीय चुनाव को खारिज कर दिया गया और 1 वर्ष के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई। साथ ही साथ जो प्रमुख लोकतांत्रिक नेता वहां के हैं उन्हें हिरासत में लेकर कैद कर दिया गया। तो इस प्रकार से संक्षेप में यहाँ पर म्यांमार की शासन व्यवस्था को समझा जा सकता है। अब हमने देखा कि म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट 1 वर्ष के लिए कर दिया गया। अब प्रश्न है कि आखिर इस सैन्य तख्ता पलट को प्रमुख वैश्विक राष्ट्र या विश्व के प्रमुख देशों के द्वारा, विश्व के प्रमुख संगठनों के द्वारा किस प्रकार से वहां उसको लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। तो अमेरिका सहित, यूएस सहित वेस्टर्न कंट्रीज जितने भी थे, यूएस सहित सभी वेस्टर्न कंट्रीज ने म्यांमार पर कठोर प्रतिबंध की चेतावनी दे डाली और कहा कि सैन्य तख्तापलट को समाप्त कर वहां पर लोकतांत्रिक रूप से सरकारों का शीघ्र अतिशीघ्र गठन किया जाना चाहिए, अन्यथा म्यांमार को आर्थिक प्रतिबंध जैसे कठोर प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है। तो अमेरिका का देखेंगे कि कठोर प्रतिबंध की चेतावनी वहां पर दी गई। वहीं दूसरी तरफ रसिया और चाइना जैसे कंट्रीज ने म्यांमार में सैन्य शासन को लेकर नरम रुख अपनाया है। चाइना ने सिर्फ इतना कहा है कि म्यांमार में सभी पक्ष राजनीतिक रूप से एवं सामाजिक स्थिरता बनाए रखने के लिए संविधान एवं कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों को जल्द से जल्द समाप्त करें। और यही अब देखिए किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर एक एक वक्तव्य जो है वह दूसरे राष्ट्रों के लिए किस प्रकार से समस्या खड़ी करती है। अमेरिका के द्वारा कठोर प्रतिबंध की चेतावनी दी गई, वहीं रशिया और चाइना ने उसके लिए लेकर नरम रुख अपनाया। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों के द्वारा म्यांमार में किसी भी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो म्यांमार जो कंट्री है वह चाइना और रसिया जैसे कंट्रीज के निकट जाएगा और यह भारत के लिए कहीं ना कहीं भारतीय हितों के लिए यह अनुकूल नहीं होगा, भारतीय हितों के लिए यह विपरीत होगा। तो यह देखिए कि वैश्विक प्रतिक्रिया को लेकर भी भारत काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। इसीलिए संभवतः भारत के द्वारा इस राजनीतिक संकट में भारत के द्वारा एक संतुलित प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और भारत ने कहा कि हमें वहाँ पर लोकतांत्रिक जो परिवर्तन हुए हैं वहाँ पर लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया का भारत ने समर्थन किया और कहा कि निस्संदेह सैन्य शासन एक चिंता व्यक्त करने वाली बात है। हालांकि भारत ने वहाँ की सैन्य शासन के विरुद्ध कभी वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि भारत जानता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की सत्ता हो, चाहे वह लोकतांत्रिक सरकार हो या फिर वहाँ पर सैन्य सत्ता हो, हमें उसके साथ मधुर संबंध बनाने ही होंगे, क्योंकि हमारे साथ जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, अब नॉर्थ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं, उनके साथ हम म्यांमार के जो बॉर्डर लग रही है, अगर वहाँ सैन्य शासन हो या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, किसी भी के भी साथ भारत के संबंध वहाँ पर अच्छे होने जरूरी हैं। लेकिन भारत के समक्ष यही दुविधा है कि सैन्य शासन वाले कंट्रीज के साथ भारत एक जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, भारत का सबसे बड़ा विश्व का एक लोकतांत्रिक देश है, तो वह कैसे सैन्य शासन वाले राष्ट्रों के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ करे। तो इस प्रकार वैश्विक प्रतिक्रिया विभिन्न देशों के द्वारा देखने को मिली है और इन वैश्विक प्रतिक्रियाओं के कारण कहीं न कहीं भारत एक द्वंद्व की स्थिति में म्यांमार संकट को लेकर नजर आता है। अब प्रश्न है कि आखिर भारत म्यांमार को लेकर इतनी चिंतित क्यों है, म्यांमार के साथ भारत के संबंध किस प्रकार से हैं और म्यांमार में भारत
भारतीय हित कौन कौन से हैं और किस प्रकार से संबंधों को सुदृढ़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर भारत और म्यांमार की पृष्ठभूमि की चर्चा की जाए तो आप लोग जानते हैं कि भारत जहां 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, वहीं म्यांमार 1948 ईस्वी में म्यांमार को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और म्यांमार के मध्य दोनों के संबंध धीरे धीरे मधुर स्थिति में आने शुरू होते हैं और सर्वप्रथम दोनों के बीच आधिकारिक संबंध 1951 की जो मैत्री संधि है उसके जरिए बनने शुरू होते हैं। 1951 में मैत्री संधि दोनों के बीच होती है और तत्पश्चात दोनों के मध्य संबंध सुदृढ़ होने लगते हैं। और यह संबंध राजीव गांधी के काल में, जब भारत में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने 1987 ईस्वी में म्यांमार की यात्रा की थी और दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों की नींव रखी थी। तो इस समय हम कह सकते हैं कि भारत और म्यांमार के मध्य जो आर्थिक संबंध थे वह अच्छी स्थिति में पहुंचने लगे थे। अब प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के संबंध अच्छी स्थिति में पहुंचे भी तो क्यों नहीं, क्योंकि भारत और म्यांमार के साथ देखेंगे तो एक तरफ जहां स्थलीय सीमा भारत और म्यांमार के बीच लग रही है, वहीं दूसरी तरफ समुद्री सीमा भी लग रही है। जहां एक तरफ स्थलीय सीमा लगभग 1624 किलोमीटर की लगती है, जिनमें हमने ऊपर मैप में मानचित्र में बताया मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के साथ यह सीमा साझा होती है। वहीं भारत और म्यांमार के मध्य लगभग 225 किलोमीटर की समुद्री सीमा भी साझा होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच जो संबंध हैं वे सिर्फ भौगोलिक आधार पर नहीं हैं, वे सिर्फ समुद्री आधार पर नहीं हैं। हमने ऊपर बताया कि वहाँ पर बौद्ध धर्म अधिकार, वहाँ की बहुलता बौद्ध धर्म है, तो धार्मिक आधार पर भी हम दोनों एक सिमिलर हुए। ऐतिहासिक, हम दोनों के ऐतिहासिक आधार हैं, क्योंकि दोनों देशों में बौद्ध धर्म के नागरिक रह रहे हैं। तो हमारे देशों के बीच जो संबंध है भौगोलिक अवस्थिति के रूप में संबंध है। दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा साझा होती है, स्थलीय सीमा साझा होती है, धार्मिक संबंध दोनों देशों के बीच है और ऐतिहासिक संबंध भी दोनों देशों के मध्य देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से भारत और म्यांमार के मध्य संबंध काफी सुदृढ़ स्थिति में स्वतंत्रता के पश्चात से रहे हैं। यहाँ पर एक और बात स्पष्ट करना जरूरी है कि म्यांमार जो है वो भारत की दो पॉलिसी का हिस्सा है। एक तो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी का हिस्सा है और दूसरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है, नेबरहुड फर्स्ट का मतलब होता है भारत पड़ोसी देशों के साथ सबसे ज़्यादा संबंध बनाने पर वरीयता देगा, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब होता है पूर्वी देशों के साथ जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ संबंधों को सुदृढ़ करना। तो म्यांमार इन दोनों देशों में आता है। नेबर हमारा पड़ोसी राष्ट्र भी है और साथ ही साथ वह एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी हिस्सा रहा है। तो इस प्रकार भारत और म्यांमार के संबंध काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में बने हुए हैं। भारत म्यांमार के लिए और म्यांमार भारत के लिए दोनों अति आवश्यक हैं। अब दोनों के बीच यहाँ जो सबसे मेन प्रश्न है कि आखिर म्यांमार चीन को देखिए, दक्षिण एशिया को अगर दक्षिण एशिया के राष्ट्रों को रिझाने का कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है तो चाइना और भारत दोनों देशों के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ म्यांमार में जहां चाइना के द्वारा म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है वहां पर कयातकू बंदरगाह का विकास किया जा रहा है, वहीं इसके प्रतिक्रिया स्वरूप, इसके रिएक्शन के रूप में भारत के द्वारा रखाइन प्रांत में ही सीतवे बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। सीतवे बंदरगाह का विकास बेसिकली सागर नीति के तहत किया जा रहा है। सागर नीति का पूरा नाम होता है सिक्योरिटी, ए का मतलब हो गया एंड, जी का मतलब हो गया ग्रोथ, फोर, ए का मतलब ऑल, इन द, आर का मतलब हो गया रीजन, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यह सागर नीति। तो म्यांमार में भारत के द्वारा सागर नीति के तहत सीतवे बंदरगाह का विकास रखाइन प्रांत में किया जा रहा है, वहीं चाइना के द्वारा भी रखाइन प्रांत में कयातकू बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। तो देखिए कि किस प्रकार से चाइना जो है वह दक्षिण पूर्वी एशिया में और स्पेशली जो भारत के बॉर्डर कंट्रीज हैं, क्योंकि म्यांमार चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है, भारत के साथ भी सीमा साझा करता है, तो कहीं ना कहीं म्यांमार जो है भारत और चाइना दोनों के लिए एक आवश्यक देश के रूप में है और इसीलिए चाइना और भारत दोनों के द्वारा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में कार्य किया जा रहा है और इसका एक उदाहरण हमने देखा बंदरगाह के रूप में विकास। अब प्रश्न है कि आखिर म्यांमार में भारत के कौन कौन से हित हैं। तो म्यांमार में भारत कई प्रकार के वहाँ पर कार्य कर रहा है, जिनमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अवसंरचना और कनेक्टिविटी को लेकर। भारत के द्वारा वहाँ हाल के दिनों में 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है। इसके अलावा भारत के द्वारा वहाँ पर त्रिपक्षीय राजमार्ग
भारत म्यांमार थाईलैंड IMT, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का विकास किया जा रहा है। साथ ही साथ कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है। अब प्रश्न है कि आखिर ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए, इसके तहत कोलकाता को, अभी हमने बताया सीतवे बंदरगाह पर चर्चा किया था, तो इस प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता को सीतवे बंदरगाह से और इसके अलावा म्यांमार की जो कलादान नदी है उससे नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो आप देखिए कि त्रिपक्षीय राजमार्ग जो है वहाँ पर IMT, इसके अलावा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए भारत वहाँ पर विकास कर रहा है अवसंरचना का। इसके अलावा भारत की कोशिश है कि 2021 इंड तक जो सीतवे बंदरगाह का विकास कर रहा है रखाइन प्रांत के अंतर्गत, तो भारत की कोशिश है कि 2021 के इंड तक इसके जो निर्माण कार्य है उसे पूर्ण कर लिया जाए, क्योंकि म्यांमार जो है वह भारत के लिए सिर्फ पूर्वी एशिया के लिए ही नहीं बल्कि आसियान देशों के लिए भी एक प्रवेश द्वार का कार्य करता है, क्योंकि भारत का बॉर्डर जिस प्रकार से म्यांमार के साथ साझा हो रहा है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ, तो यह आसियान देशों के साथ एक एंट्री कंट्री के रूप में कार्य कर रहा है। तो यह न सिर्फ अवसंरचना और कनेक्टिविटी के रूप में कार्य कर रहा है बल्कि आसियान देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने में भी एक प्रमुख एक गेट के रूप में कार्य करेगा। दूसरा प्रमुख भारत का हित है वह सुरक्षा को लेकर है। आप लोग जानते हैं कि भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उनके साथ म्यांमार की सीमा जो है वह साझा हो रही है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में अगर हमें शांति व्यवस्था को बनाए रखना है तो कहीं ना कहीं म्यांमार के साथ हमें संबंध को बेहतर करना होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कई सारे ऐसे गुट हैं जो वहां पर अलगाववादी गुट, उग्रवादी गुट के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें म्यांमार के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हमें शांति बनाना है तो म्यांमार के साथ संबंधों को सुदृढ़ करना होगा। इसके अलावा एक और प्रमुख जो समस्या आती है वह रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर है, क्योंकि जो अगर भारत में, चूंकि हमने बताया कि म्यांमार में जो सबसे बड़े जो जातीय समूह है वह रोहिंग्या समुदाय है, तो अगर म्यांमार में किसी भी प्रकार की उथल पुथल मचती है, वहाँ पर जो बहुसंख्यकों के द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है, तो ये जो अल्पसंख्यक वर्ग है जो रोहिंग्या समुदाय के रूप में चिन्हित किया जाता है, वे बॉर्डर क्रॉस करके भारत जैसे कंट्री में, बांग्लादेश जैसे कंट्री में ये आ सकते हैं और वहाँ पर वे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। अपने रोहिंग्या शरणार्थी के बारे में भारत में अक्सर सुना होगा कि कई जगह पर इनके कारण सुरक्षा व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हुई है या देखने को मिली है। तो रोहिंग्या शरणार्थी को अगर हमें मेंटेन करना है, रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या को दूर करना है, तो म्यांमार के साथ संबंध को सुदृढ़ करने होंगे। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी एक और चिंता है मादक पदार्थों का व्यापार। मादक पदार्थों के व्यापार के रूप में स्वर्णिम ट्रायंगल जो है, यहाँ पर मैं विस्तृत बताता हूँ। स्वर्णिम ट्रायंगल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। स्वर्णिम ट्रायंगल का मतलब होता है इसमें 3 कंट्री हैं, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। तो ये 3 कंट्रीज के मध्य मादक पदार्थों का काफ़ी ज़्यादा व्यापार चल रहा है। तो अगर चूँकि अब भारत म्यांमार के साथ सीमा साझा कर रहा है तो यह जरूरी है कि ये जो मानव तस्करी की जो समस्या हो रही है उसे ख़त्म करने के लिए म्यांमार के साथ संबंध को सुदृढ़ करना होगा। और यही कारण है कि भारत और म्यांमार के बीच ऑपरेशन सनराइज मादक पदार्थों के व्यापार को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। तो इन सभी जो प्रोजेक्ट हैं इसे आपको आंसर में लिखना होगा ताकि आंसर आपका काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो। इसके अलावा म्यांमार में जो भारत के सबसे बड़े हित इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं वह एनर्जी के रूप में एनर्जी सेक्टर में देखने को मिलते हैं। भारत के द्वारा हाल के दिनों में म्यांमार की स्वेत तेल गैस परियोजना पर कार्य किया जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर 120 मिलियन $US का इन्वेस्ट एनर्जी के क्षेत्र में किया गया है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से भारत के द्वारा म्यांमार में अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी डेवलपमेंट पर विकास फोकस किया जा रहा है। IMT जो वहाँ की ट्रांसपोर्ट है उसे व्यवस्थित किया जा रहा है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या दूर करने की बात हो, नॉर्थ ईस्ट में शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात हो या फिर मादक तस्करी को रोकने की चर्चा हो, साथ ही साथ ऊर्जा क्षेत्र में भारत के लिए किस प्रकार से म्यांमार एक इंटरेस्ट के रूप में बना हुआ है। तो यह है म्यांमार में भारत के क्या क्या हित हैं।
अब प्रश्न है कि आखिर सैन्य तख्तापलट जब म्यांमार में हुआ तो इससे भारत को क्या फर्क पड़ रहा है। सैन्य तख्तापलट तो म्यांमार में हुए, भारत को इससे निश्चिंत रहना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से भारत और म्यांमार के बीच सीमा साझा हो रही है। तो अगर भारत में किसी प्रकार की घटनाएं घटित होगी तो म्यांमार पर उसका प्रभाव पड़ेगा, और म्यांमार में किसी प्रकार की अगर घटनाएं घटित होगी तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से भारत पर देखने को मिलेगा। और सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा वह हमें राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक संकट के रूप में देखने को मिलेगा। अब सवाल है कि आखिर राजनीतिक संकट कैसे उत्पन्न होगी। तो चूंकि अगर वहां पर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध की जो बात की गई है, चेतावनी दी गई है, और अगर वास्तव में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के द्वारा वहां पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो म्यांमार कहीं ना कहीं इन प्रतिबंधों के प्रतिक्रिया स्वरूप चाइना जैसे कंट्री के निकट जाएगा, और म्यांमार का चाइना के साथ संबंध का बढ़ना भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंता को उत्पन्न करेगा। भारत के साथ जो सिर्फ राजनीतिक संकट का ही इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जो रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या उत्पन्न हो रही है, इसे मैं यहाँ एक घटना के जरिए बताना चाहूँगा। अभी म्यांमार में चूंकि वहाँ पर सैन्य शासन है और इन सेनाओं के द्वारा वहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थी पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे हैं, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, और यह अति अधिक संभावना है कि ऐसी स्थिति में रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं या तो भारत की वो शरण में आएंगे या फिर बांग्लादेश की वो शरण में जाएंगे। और अगर भारत की शरण में आएँ तो भारत के लिए एक सुरक्षा संबंधी चिंता उत्पन्न कर सकती है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट हैं वहाँ पर भी ये अव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। तो भारत के लिए एक सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बनी हुई है। इसके अलावा भारत की एक और अन्य प्रमुख चिंता है कि क्या म्यांमार के साथ भारत के संबंध अच्छे बनाए जाने चाहिए या नहीं, क्योंकि यहाँ पर सैन्य शासन की व्यवस्था बनी हुई है और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो क्या एक लोकतांत्रिक राष्ट्र जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक सैन्य कंट्रीज के साथ, एक सैन्य शासन वाले देश के साथ संबंध को सामान्य रखे? तो इसके इस संदर्भ में भारत की काफ़ी जो चिंताएं हैं वह इस संदर्भ में वाजिब नज़र आती है। और एक और बात है कि अगर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के द्वारा वहाँ प्रतिबंध लगाए गए तो ऐसी स्थिति में भारत का इस सैन्य शासन वाले देश के खिलाफ क्या रुख होगा, यह देखने वाली बात होगी। तो इन सब बातों के लेकर भारत की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चिंताएं साझा होती है। एक और जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा जिसे पीपीटी में मैं नहीं लिख पाया, वह है भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजीम की चर्चा। फ्री मूवमेंट रिजीम, इसे अगर हिंदी में किया जाए तो मुक्त संचरण की व्यवस्था, मुक्त संचरण की व्यवस्था। अब मुक्त संचरण की व्यवस्था क्या है? तो इसके अंतर्गत और भारत और बांग्लादेश की सीमा से सटे जो 16 किलोमीटर का रेंज होगा और इसके अंतर्गत जो पहाड़ी जनजातीय लोग रहते हैं उन्हें एक दूसरे देशों में बिना किसी वीज़ा के एक सक्षम प्राधिकारी के द्वारा एक पास बनाया जाएगा जो 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा और इसके जरिए आवागमन की सुविधा प्रदान की जाती है। तो यह कहीं ना कहीं भारत के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सुरक्षा संबंधी समस्या को उत्पन्न कर सकती है। तो अब हमने सभी पक्षों पर चर्चा कर ली है। अब जो सबसे लास्ट पक्ष है वह आगे क्या, भारत आगे किस प्रकार से इनके साथ बैलेंस करे अपनी स्थिति को, साथ ही साथ वहाँ पर म्यांमार के साथ स्थिति को सामान्य करे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सांस्कृतिक कूटनीति, कल्चरल डिप्लोमेसी जिसे कहा जाता है, उसे हमें यहाँ पर यूज करना होगा। आप लोग, हमने बताया ऊपर कि म्यांमार में जो सबसे बड़ी आबादी है वो बौद्ध धर्म वालों की आबादी है और चूंकि भारत में भी बौद्ध धर्म काफ़ी प्राचीन समय से एक अच्छी स्थिति में रहा है, तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य बौद्ध धर्म को आधार बनाकर जो भारत के द्वारा बौद्ध सर्किट का जो विकास किया जा रहा है, भारत बौद्ध सर्किट, तो इसके जरिए बौद्ध सर्किट से म्यांमार को जोड़कर अपने सांस्कृतिक कूटनीति के जरिए संबंधों को बेहतर कर सकता है। इसके अलावा भारत के द्वारा जो म्यांमार में कनेक्टिविटी का विकास किया जा रहा है, चाहे IMT हो, IMT का मतलब इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इसके अलावा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, तो इन सभी को एक निर्धारित समय में पूरा करके कनेक्टिविटी का विकास करके एक निर्धारित समय में जब आप लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो दूसरे देशों का आप भरोसा जीतने में सफल होते हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की स्थिति में हमें सुधार करना चाहिए और जितने भी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उन सभी प्रोजेक्ट पर काफ़ी तेज़ी से काम करना चाहिए। इसके अलावा जो एक म्यांमार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है, हमने ऊपर बताया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तो वह मददगार हो ही सकता है। इसके अलावा
भारत की जो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है, तो इसमें भी म्यांमार हमारे लिए एक प्रमुख सहयोगी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच संबंध तभी सामान्य होंगे जब हम जल्द से जल्द रोहिंग्या शरणार्थी का समाधान करेंगे। रोहिंग्या जो मुद्दा है इसका हम जल्द से जल्द समाधान करेंगे। तो इन सभी दिशा में भारत अपने संबंधों को, इन सभी दिशा में भारत कार्य करके अपने संबंधों को म्यांमार के साथ सामान्य कर सकता है। और म्यांमार के साथ चाहे लोकतांत्रिक सत्ता व्यवस्था हो या सैन्य सत्ता व्यवस्था हो, भारत अपने राजनीतिक हित को देखते हुए, सुरक्षा संबंधित हित को देखते हुए, साथ ही साथ चाइना का वहाँ इन्फ्लुएंस ना बढ़े, इसके कारण म्यांमार के साथ भारत का संबंध होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में हमने भारत म्यांमार संबंध और म्यांमार की राजनीतिक संकट के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। अब इससे संबंधित एक संभावित प्रश्न को हमने यहाँ पर दिया है। आप सभी जो भी इस प्रश्न का आंसर लिखना चाहें, आप सभी प्रश्न का आंसर अगर लिखने के लिए इच्छुक हैं तो प्रश्न का आंसर लिखें और हमें व्हाट्सएप पर जरूरी सेंड करें। आप सभी को इस आंसर का रिव्यू आपको प्रदान कर दिया जाएगा और इस पर मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर में जो भी हमने लेक्चर दिया है वह इस आंसर में समाहित होगा और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो प्रश्न है अभ्यास प्रश्न का जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, म्यांमार के सामरिक महत्व को देखते हुए इस देश में हालिया तख्ता पलट का दक्षिण एशिया तथा भारत पर व्यापक भू राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा, इसका चर्चा करें। इसे कई सेक्शन में लिखना है, मैं यहाँ चर्चा संक्षेप में कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिखाना है कि किस प्रकार से म्यांमार में हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है। सबसे पहले यह लिखना है कि चर्चा में क्यों, इसके बाद देना है कि म्यांमार का सामरिक महत्व क्या है। हमने भौगोलिक अवस्थिति, यहाँ भौगोलिक अवस्थिति को बताइए कि किस प्रकार से भारत और म्यांमार के बीच यहाँ पर सीमाएं जो है साझा हो रही है और म्यांमार भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि म्यांमार का सामरिक महत्व यहाँ पर आपको दर्शा देना है। इसके बाद देना है कि जो सैन्य तख्ता पलट हुए उसका दक्षिण एशिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत पर प्रभाव में हमने कई सारी समस्याएं की चर्चा की है, इन सभी चर्चा को आपको बताते हुए आंसर को कंक्लूड कर देना है और एक बेहतर आंसर इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो म्यांमार राजनीतिक संकट और भारत एवं म्यांमार संबंध को लेकर समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह लेक्चर आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।